ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले एक बात समझ में आई कि चाहे जितना भी आपसी मतभेद हो, चाहे जितना भी काम संविधान के अनुरूप न किया गया हो, लेकिन फिर भी एक आशा है लोगों में, नागरिकों में एक आशा है कि संविधान काफ़ी बड़ा है और इसमें सभी लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। आज नहीं तो कल सब अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी पर एक बार फिर हम प्रदेश कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र बोरा, उनके पास जाना चाहेंगे कि अलग अलग बातें हैं। हम सिर्फ राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं संविधान को, हालांकि राजनीतिक बहुत बड़ा राजनीति का इसमें भूमिका है, लेकिन जब हम धर्म को लेकर ज़्यादा बात करने लगते हैं तो दूसरे जो पहलू हैं उनकी अनदेखी हो जाती है। आज अगर पिछले 20-25 सालों का इतिहास देखें भारतीय राजनीति में, तो धर्म के बारे में ज़्यादा बातें हुई हैं, अल्पसंख्यकों को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं। आम नागरिकों की सुरक्षा, आम नागरिकों की जो अधिकार हैं वो, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब भी जब पूरे राजतंत्र को, पूरे देश को चलाने की बात आती है तो संविधान वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें हम सिर्फ धर्म को इतना तवज्जो क्यों देते हैं? देखिए, धर्म जो है ये राजनीति का मुद्दा मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए। धर्म हमारा दिल का साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जन्म से हम एक धर्म को मानता है। जब माँ का कुख में भी रहता है हम एक धर्म से होता है। तो धर्म का राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस। तो राजनीति में आप, जब राजनीति नहीं था, जब राजा महाराजा का जमाना था, तब भी धर्म था, तब भी हर धर्म का सम्मान था। आज देखिए जो कहा CAA, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बुल में लिखा हुआ है जो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तब आप एक धर्म का नाम में एक बिल आप कैसे ला सकता है? ठीक है, आपने लाया, पार्लियामेंट में आपका मेजॉरिटी है, इसीलिए आप बिल पास कर लेगा, किसी को नहीं सुनेगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ हुआ। क्योंकि आज असम में भी देखिए, ओपोजिशन को आप किसी ने नहीं बनाया है। ओपोजिशन में बीजेपी भी खुद बहुत दिन से था, साल बीजेपी वाजपेयी जी ओपोजिशन का लीडर था 50 साल। और वाजपेयी जी का जो रूल था, वाजपेयी जी का जो नेहरू जी का सामने, इंदिरा जी का सामने जो सजेशन था, ये उस टाइम कांग्रेस नेतृत्व ने उसका बात ध्यान से सुना। का बारे में आज पूरा हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो राय है ये क्या है, और क्या बोलता है? सिर्फ एक धर्म के बारे में एक रूल लेके आया। आज असम असेंबली में आप देखिए, 2-3 MLA का खिलाफ कांग्रेस पार्टी, हमारा विधायक दल ने, स्पीकर को हमने कंप्लेंट दिया जे ये MLA एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इसको आप MLA पद खारिज कीजिए। आज बीजेपी रूलिंग स्टेट में बीजेपी का प्रेसिडेंट, बीजेपी का विधायक दल का नेता एक MLA का खिलाफ कंप्लेंट देगा तो 24 घंटे का अंदर वो MLA पार्टी से और MLA शिप से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जब कांग्रेस जब कंप्लेंट देता है तो कुछ नहीं होता है। आज रूलिंग पार्टी का कोई भी चाहता है जो एक MLA को बीजेपी में लेके जाना है, ये क्या संविधान का सम्मान है क्या? जब आप जब विरोधी को, अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, तो जब विरोधी ही नहीं रहेगा तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आपका जो भूल है, आपने जो गलती करेगा, इसको सुधार करने के लिए आपका सामने ये कौन बोलेगा? जी, तो एक बार फिर राजनीतिक बात हो ही जाती है। चंपक जी ने पहले ही कहा कि हमें अब बड़ा, मतलब नजरिया हमें बड़ा करने की ज़रूरत है और संविधान की जो विस्तृत जो दायरे हैं उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन बिना राजनीति भारतीय शासन पद्धति नहीं चलेगी, इसलिए हम इस पर घूम फिर कर लौट ही आते हैं। रत्ना जी, आपने बात सुना, एक बार फिर भूपेंद्र बोरा ने कहा कि किस तरह से राजनीतिक जो द्वेष की एक भावना है वो आ जाती है। चाहे आप सत्ता में रहें तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे तो दूसरी पार्टियां आरोप लगाती हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, द्वेष की बात कहें तो द्वेष तो हमारा नहीं है। द्वेष भाजपा कभी नहीं करती है। द्वेष जिनको करना है वो करते रहे हैं आज तक, और भाजपा अपनी गति से चल रही है, अपने आत्मनिर्भर बनाने की गति पे चल रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, और भाजपा भी अग्रसर हो रही है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, एक लंबी लकीर हम खींचने वालों में से।
कोई दूसरे की लाइन को छोटा नहीं करना, यदि किसी को नीचा भी नहीं दिखाना है, भाई अपना काम इतना अच्छा कर दो कि क्या दूसरे लोग अपने ही छोटे हो जाएं। तो भाई ना तो किसी का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ना किसी का मर्डर कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपोजिशन का रोल है, वो तो रहेगा चाहे कोई भी हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सही होना चाहिए। आज बोरा डांगोरिया ने बहुत अच्छी बात कही है कि लोग आ रहे हैं, लोग अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है। अपोजिशन को कोई खत्म करने की कोई मशीन नहीं है। आज आज खेत में कोई यदि जंगल जम जाती है तो उसमें हम दवाई डालते हैं कि खत्म हो जाए। वैसे भाजपा कुछ नहीं करती है, भाजपा अच्छा काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी असम में अच्छा काम कर रही है। तो उनके आइडियोलॉजी, बीजेपी की आइडियोलॉजी को देखकर, बीजेपी के काम को देखकर, हमारे जो नेतागण हैं उनके कामों को देखकर, डिसिप्लिन को देखकर, यदि कोई दूसरी पार्टी से लोग आना चाहेंगे तो क्यों नहीं, दरवाजा तो खुला है भाई। बोरा जी के लिए भी दरवाजा खुला है, कभी भी आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आइडियोलॉजी यदि अच्छा लग रहा है, यदि लोगों को काम अच्छा लग रहा है, शांति अच्छी लग रही है। आज देखिए असम में हम लोग जब स्कूल में थे तो आए दिन बम ब्लास्ट होता था। तरुण गोगोई जी की सरकार हुआ करती थी, और भी लोगों की कांग्रेस की सरकार होती थी, हमेशा बम ब्लास्ट। आज कितने सालों से बम ब्लास्ट नहीं है। आज उत्तर पूर्वांचल और असम में देखिए प्राय हर एक उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन ने आर्म्स ले डाउन कर रखा है, शांति के मार्ग पे चल रखे हैं। तो ये सब चीजों को तो अच्छा लगेगा ना। पर उनके पार्टी में, कोई भी किसी की पार्टी में, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उस पार्टी में से कोई भी बना हुआ व्यक्ति है और वो सचेत है, यदि वो कॉशियस है, अवेयर है, तो भाई वो पार्टी छोड़ देगा। और संविधान की बात तो भाई हम लोग संविधान को सर पे रखते हैं। ना तो इनकी पार्टी में संविधान है, ना तो ये संविधान को कभी माने हैं। और रही धर्म की बात, तो भारत में धर्म भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, शांति भी रहेगी, डेवलपमेंट भी रहेगी, क्योंकि धर्म तो अभिन्न अंग है। हम धर्म के बिना जी नहीं सकते। हर किसी का अपना धर्म है। हम लोग अपने रिलीजन्स को सर पे नहीं लगाते हैं, स्लीव्स में भी नहीं लेते हैं, लेकिन धर्म हमारे साथ चलती है। तो भाई राजनीति तो कर है, रहेगी, लेकिन डेवलपमेंट भी हमारी मेन राजनीति है। क्योंकि मोदी जी ने एक हमारा मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही लेकर चल रहे हैं। और जितना माहौल, जितना मजाक उड़ाया है कांग्रेस ने, साबानों के केस से लेकर कितना कुछ करिए, ये लोग तो अपने 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 सुविधा अनुसार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मरोड़ा है और तोड़ा है। तो हम उसमें कुछ नहीं टिप्पणी डालना चाहेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अंबेडकर जी जीते जी, उनको कितना रिस्पेक्ट इन्होंने दिया, उनके स्मृति चिन्हों को, उनके स्मृति स्थलों को भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने ही जितना बड़प्पन दिया है, किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस ने तो कभी दिया ही नहीं। और जीते जी उनका तो कितना मजाक उड़ाया है इन्होंने, यही जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को, मोदी जी के काम को देखकर उनकी पार्टी के लोग यदि हमारे पास आ रहे हैं तो गलत नहीं है, वो भी आ सकते हैं, दरवाजा खुला है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और सिद्धांत को देखकर आ रहे हैं, किसी को तोड़कर नहीं लाया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हम भी सम्मान करते हैं। नेतृत्व होना चाहिए, अपोजिशन भी चाहिए, देश में शांति भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए और धर्म भी रहेगी। ठीक है, चंपा कलिता के पास एक बार जाना चाहेंगे। चंपा कलिता जी, हम एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हम राजनीतिक बात आपसे नहीं करेंगे, और आपसे फिर हमारा अनुरोध रहेगा कि इन सब पहलुओं से आगे निकलकर, धर्म जैसे पहलुओं से आगे निकलकर हमें आगे सोचने की ज़रूरत है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या दूसरे जो अधिकार हैं लोगों की, उसके बारे में, शिक्षा के बारे में, उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हम उस मोर्चे पर अगर कुछ नहीं कर पाए हैं तो वो कौन से मोर्चे हैं जहां हमें वो काम करने की ज़रूरत है, संविधान के दायरे में रखकर? जी जी, देखिए, अगर हम लोग सरे से ना कर दे कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत होगा। हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं और कुछ कुछ नहीं कर पा रहे हैं जी। इसीलिए लोगों को आशावादी भी होना चाहिए। मैं सुन रहा था भूपेंद्र बरा जी को, मेरे बहुत अफसोस हुआ, मैं आज इसमें नहीं जाना चाहता था। हम जब तक माशरे के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे, एक सियासी तंजीम के प्रति जिम्मेवारी का आपका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप आज मखसूस दिन है, आज आप मैयत पे क्या कह रहे हो, आप शादी में क्या कह रहे हो, आप पब्लिक में क्या कह रहे हो, तो इसका जो वक्त का तकाजा है एक सियासतदान को जानना चाहिए। जहां तक मेरा कहना है, अभी आप देखिए संविधान आज दिवस है, अभी आपने एक जिक्र किया धर्म का। आप देखिए, इसी चीज को लेके मैं कहना चाह रहा हूं, अगर संविधान महासागर है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब छोटा छोटा पोखरा है। इसीलिए संविधान का जो भारत का कौमियत है,
तो किसी को तसव्वुर है कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रीयतावाद, किसी की तसव्वुर है जुबानी नेशनलिज्म, भाषाई राष्ट्रीयतावाद, किसी की तसव्वुर है मजहबी राष्ट्रीयतावाद। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, भारत की कौमियत है कॉन्स्टिट्यूशन का कौमियत। भारत में अगर कोई चीज एक है, जो आज अपना जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने भी जो बोला उसका मैं तर्जमा करना चाह रहा हूं, एकदम आम से आम आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी का भी ये एक सबका एक इसमें सबका एक है कि भारत का संविधान अदालत में मुझे न्याय देगा। इसका ऊपर जो विश्वास, इसका ऊपर जो आस्था है, इसको हम लोग नींव बना के आगे सोचना चाहिए। अगर हम लोग हर चीज में रवायती सियासत करें, हम हिमंत बिस्वा का टांग खींचे, मोदी राहुल गांधी का टांग खींचे, और हर वक्त हर चीज में अगर ये करे, तो आपका जो आज का शो करने का जो बड़ा महान जो आपका मकसद है, उसके पास हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन एक सवाल हमेशा आता है चंपक जी कि जो सत्ता में पार्टी रहती है वो विपक्ष को अनदेखी करती है। जब सुधार होने हैं तो राजनीतिक तौर पर ही सुधार होंगे, क्योंकि कानून तो असेंबली में और पार्लियामेंट में बनने हैं। वहाँ पर जब मेजोरिटी नहीं होती है तो विपक्षी पार्टियों को लगता है कि उनकी अवहेलना की जा रही है, अनदेखी की जा रही है, वो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। ये कब तक हम कहेंगे कि चलिए यकीनन नहीं जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यकीनन इसके लिए तो 364 दिन पड़ा हुआ है हम लोग के पास। 364 दिन हम लोग के पास पड़ा हुआ है। आज का दिन आज का भारत का आज ये नेशनल लॉ डे है। आज का दिन हमें सारा दुनिया देख रही है। वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज का दिन हमें चाहिए ये सबसे हटके 364 दिन में हम लोग करेंगे। आज का दिन हम लोग का जो मखसूस मुकद्दस किताब संविधान है, इसको जितना बढ़ावा करे, इसके बारे में जितना अच्छा बोले कि इसके ऊपर लोगों का आस्था भरोसा और बढ़े, ये शायद मैं सोचता हूँ हर सियासतदान का ये जिम्मेवारी है। आज बहुत ही सरकार के सपोर्ट में दिख रहे हैं चंपक कलिता, और वो इसलिए कह रहे हैं नहीं, मैं साफ कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल आपने कहा कि आज का दिन जो खास है, मेरा जो नजरिया नहीं समझ में आया। मैं समझ गया चंपक जी, मैं समझ गया। मेरा ये कहना है कि आज के दिन संविधान दिवस है, कानून दिवस है, इसलिए हमें बड़ा दिल करके सोचने की जरूरत है, हमें आशावादी रहने की जरूरत है, यही आपने कहा था। मेरा भी यही कहने का मतलब था। जी, इसमें सरकार की क्या बात है? मैं तो कह रहा हूं, सरकार अगर संविधान महासागर है तो सरकार एक छोटा सा झरना है। जी, ठीक है। आपने बहुत अच्छी बातें भी कही हैं और उस पर गौर करने की ज़रूरत है। सुभाष हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी जो वकील हैं और कानूनी जानकार हैं। सुभाष जी, आपने सुना था, क्योंकि पहले बात पूरी नहीं हो पाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था नागरिकों के अधिकार को लेकर, कोर्ट को लेकर लोगों के घरों तक पहुंचना होगा। आखिर वो किस तरह से संभव होगा? आपने कहा कि लोगों को किसी ने रोका नहीं है, नागरिकों के अधिकार किसी ने उन्हें रोका नहीं है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, किसी ने याचिका दायर की तब जाकर कोर्ट हरकत में आता है। हम बड़े से बड़े केस देख चुके हैं, कई बार कोर्ट के हाथ बंधे हुए रहते हैं, लेकिन कोर्ट अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करता। क्या आज वो समय नहीं है संविधान को देखते हुए कि कोर्ट अपने से भी कई मामलों में पहल कर सकता है, और जो मुद्दे राष्ट्रीय बहस का विषय हो रहे हैं अनचाहे रूप से, जो नहीं होना चाहिए, कोर्ट को उसमें पहल करनी चाहिए? देखिए, आपने जो अभी भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बातें कही और आपने जो प्रश्न किया, इसमें पहले जो स्थिति थी आज के समय में उसका काफ़ी विस्तार हुआ है। जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, इसके ये जगह जगह पे लीगल अवेयरनेस कैंप करते रहते हैं। लोगों के क्या क्या संविधान अधिकार हैं या जनरल राइट्स हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराते हैं। अभी विषय और लोगों के पहुंचने की ज़रूरत है। कुछ जैसे सामाजिक संगठन है, कुछ इस फील्ड में काम करने वाले संगठन हैं, उनको इसमें आगे आके लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनके राइट्स क्या हैं उनको समझाना पड़ेगा। जैसे हम भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो हर महीने हम एक लीगल कैंप करते हैं, और ये गीतानगर में चलता है। उसमें कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में बतानी है। जब उनको हम बताते हैं तो इस तरह से हम आगे लोगों के बीच में जाके उन लोगों की अपनी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या जनरल राइट्स हैं, उसके बारे में उनको बताना पड़ेगा। और जैसे अभी हाई कोर्ट के अंदर में ये आती है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़,
उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करके रखा हुआ है। अब जैसे आज चर्चा भी थी कि कल उनका एक कैंप लग रहा है, तो उसमें भी कुछ एडवोकेट जाते हैं, उनकी अपनी एक टीम रहती है, वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनके राइट्स के बारे में डिस्कशन करना, बच्चों के राइट्स, महिलाओं के राइट्स। तो इस तरह से लोग जब अपने राइट्स के प्रति जागरूक होंगे तो इसमें मुझे लगता है काफ़ी सुधार होगा और कोर्ट भी इसमें संज्ञान लेगा। इसके अलावा PIL जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, इसका भी काफ़ी विस्तार हुआ है। इससे भी जो वंचित लोग हैं, कुछ सामाजिक संगठन या कुछ जो व्यक्ति हैं जिन समाज के प्रति समर्पित हैं, वे सामने आते हैं, कोर्ट के सामने विषय रखते हैं। और जब विषय कोर्ट को लगता है कि ये पब्लिक से जुड़ा हुआ विषय है, वंचित लोगों के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर भी करता है, डायरेक्शन भी। ऐसे काफ़ी मामले गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी हमको देखने को मिले। जी, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा टोक रहा हूँ आपको, और छोटा सा एक सवाल भी आपसे पूछ रहा हूँ। जिस तरह से भारत के बारे में एक आम धारणा बन गई है, असमानता, गरीबी और अमीरी में असमानता, लोग बार बार उंगली उठाते हैं कि दो लोग अमीर हैं, अंबानी और अडानी, और ये लोग अमीर हैं और विश्व में इनकी पहचान है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, टॉप 5, टॉप 10 में आते हैं हमेशा। क्या यही असमानता कोर्ट में जाने वालों के लिए, कानूनी अधिकार के लिए लड़ने के लिए जो लोग परेशान हैं या जो उनकी पहुंच नहीं है, क्या उनके बीच नहीं है? हम ये देखते हैं कि बार बार एक ही आदमी जो कानूनी जानकार है वो PIL लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है, जबकि अधिकार तो सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, अधिकारों से कई लोग वंचित भी हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं। क्या इस तरह की असमानता आप कोर्ट वाले मामले में देखते हैं कि लोगों के लिए PIL करना आसान हो जाए, या जो लोग PIL बिना ही पहुंचना चाहते हैं कोर्ट में ये आसान हो जाए? ये कब हम देखेंगे भारतीय अगर कानून? देखिए, इसमें जो सामाजिक संगठन है या जो जागरूक लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। और कोई उदाहरण के तौर पे, जैसे हमने कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे एक संगठन अधिवक्ता परिषद, उसके तरह हम जो लोगों के राइट्स हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, और कुछ विषय ऐसा है उसको हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाते हैं, और इस तरह के काफ़ी वाक़ये हैं। तो ये जो सामाजिक संगठनों का दायित्व इसमें मुझे लगता है काफ़ी बड़ा रहेगा जी। और इसके यदि ये सामने आते हैं तो मुझे लगता है इस विषय में हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिक्किम से पासांग शेरपा साहब। पासांग शेरपा साहब, सिक्किम में बहुत कुछ हो रहा है, अपने अपने अधिकारों को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी लड़ रही है, और आप जैसे जो नागरिक संगठन के लोग हैं, आप भी अपनी अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से नई पार्टियां बनी, और उन पार्टियों के जैसे वाचिंग भूटिया का उदाहरण ले लें, उन्होंने एक अलग यात्रा शुरू की, उसके बाद भाजपा की तरफ से भी अलग यात्रा शुरू की गई है। गणेश राय जो एक पूर्व STF नेता हैं, उन्होंने अब अलग यात्रा निकाली है व्यवस्थाओं को लेकर कि सिक्किम में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, या एक तरह से कहा जाए कि संविधान के दायरे में सरकार नहीं चल रही है। और आप जो नागरिक संगठन हैं, आप भी आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले दिनों एक और बदलाव हमने देखा सिक्किम में कि पंचायत चुनाव हुआ और वो पार्टी रहित हुई। इस तरह के बदलावों को देखते हुए आपको लगता है कि संविधान के हिसाब से लोकतंत्र जो है वो सिक्किम में मजबूत है और इस तरह से काम हो रहा है? देखिए, आप संविधान का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें बहुत सारे चीजें हैं। जैसे अभी विकास का बात हो रहा था, बेरोजगारी का बात हो रहा था, तो संविधान के अंदर उसमें भी जस्टिस का बात किया गया है, ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बात। सो जहाँ पॉलिटिकल इश्यूज का बात है, जहाँ तक सिक्किम का अपना जो आर्टिकल 371F है, उसके अंडर जो प्रोटेक्टेड लॉज है और प्रोटेक्शन एक दिया गया है इंडिजिनियस पीपल को अंडर आर्टिकल 371F, तो वहाँ पे पॉलिटिकल सिक्योरिटी और जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो अभी तक सिक्किम को नहीं मिला है। और जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज, अभी जो पॉलिटिकल मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं, मैं हालांकि उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर हम लोगों ने सिक्किम में क्या किया था कि मैंने ही एक कैंपेन स्टार्ट किया था, आर्टिकल IM 371F कैंपेन बोल करके। एंड थ्रू दैट कैंपेन हम लोगों ने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। और आर्टिकल 37, जैसे देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इसमें डाइवर्सिफाइड जो कल्चर है, लैंग्वेज है, लोग है, वो सभी को एक छत के अंदर रखने के लिए भारतीय संविधान में सभी प्रावधान दिया गया है। मैं बात करूंगा सिक्किम का, ये आर्टिकल 371F दिया है एक स्पेशल प्रोविजन सिक्किम के लिए, जो इवन इफ इट इज वायलेटिव टू द अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिक्किम में वो लागू होगा। तो मैं
क्या कहना चाहता हूं कि नेशनल लेवल पे आप संविधान को अवेयरनेस देने से पहले लोकल लेवल में, गांव के लेवल में, स्टेट के लेवल में किस तरह का प्रोविजन संविधान के अंदर दिया गया है उस पे ध्यान देना जरूरी है। और जहां तक सिक्किम की बात है, सिक्किम में संविधान लागू होकर के 40 साल के बाद भी लोगों में वो जागरूकता नहीं थी, लोगों में वो अवेयरनेस नहीं थी कि हमारे जो संविधान में दिया हुआ अधिकार है वो असल में क्या चीज है। क्योंकि जो नीचे तबके के लोग है, जो साधारण लोग है, वो ये कभी नहीं जान पाएंगे कि संविधान के अंदर क्या है। आइदर यू हैव टू बी अ लॉयर और यू हैव टू बी वो संविधान के जानकार आपको होना पड़ेगा। मगर जो हम लोगों ने कैंपेन किया है उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, बुजुर्गों को और जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, आज सभी कहीं ना कहीं संविधान की बातें करने लगी है। कहीं ना कहीं आर्टिकल 371F का डिस्कशन शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बताया कि संविधान में सब कुछ दिया हुआ है, मगर एक ही दिन में सभी राइट्स आपको मिलेगा। जैसे अभी आपने अंबानी अडानी का बात किया, अभी कोई 10 रुपया दिन में कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है। तो वो समानता लाने के लिए, वो इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने के लिए वो संघर्ष रहेगा, संविधान में बहुत सोशल कुछ है। इक्वलिटी लाने जी, के लिए जिस संघर्ष पर रहेगा अमल करने और की जरूरत है। पॉलिटिकल इक्वलिटी लेने जी। के लिए भी संघर्ष रहेगा। मगर वो जो संघर्ष है, मगर वो लेट मी फिनिश, हाँ, मगर वो जो संघर्ष है, वो संघर्ष हम सभी भारतवासियों को करना पड़ेगा देश को आगे बढ़ाने के लिए और संविधान में जो दिया गया है उसको प्राप्त करने के लिए। थैंक यू। ठीक है। ये हमारे पास समय की कमी है और आखिरी कमेंट के लिए हम फिर एक बार भूपेन बोरा के पास जाएंगे। भूपेन बोरा साहब, आपने सुना कि रत्ना सिंह आपको जवाब दे रही थी, तब उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अपोजिशन से वो एक्सपेक्ट करती हैं और उन्होंने कहा कि अपोजिशन को इज्जत दिया गया, मौका दिया गया। क्या आप इस बात से सहमत है? साथ ही एक और बात आपसे पूछ लेना चाहता हूँ बहुत जल्दी, जो शेरपा साहब कह रहे थे कि शेरपा साहब कह रहे थे कि पहले जो आंतरिक मामले हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उसको सुलझा लेना चाहिए, तब राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं संविधान के दायरे में रहकर उसको सुलझाना चाहिए। देखिए, विरोधी का संविधान ने विरोधी को संविधान का अनुसार जो सम्मान दिया है, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल देता हूँ। यूएनओ में जब इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट था तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस संसदीय बोर्ड को विरोधी नेता उस टाइम का वाजपेयी जी ने नेतृत्व किया था। ये है विरोधी का इज्जत। जब बांग्लादेश को सेपरेशन करने में इंडिया जी कामयाब हुए तब वाजपेयी जी विरोधी नेता रहते हुए हर दिन इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करता था। हर बात में पार्लियामेंट में इंदिरा जी और वाजपेयी जी का बीच मतभेद होता था। मतभेद रहने का बावजूद, विरोधी नेता होने का बावजूद, जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो वाजपेयी जी ने क्या बोला, ये हमारा इंडिया का माँ दुर्गा है। तो विरोधी इज नॉट एनिमी ऑफ द रूलिंग पार्टी, विरोधी इज एन ओपोजिशन, राइवल हो सकता है। और राइवल तो आपको चाहिए गणतंत्र में। देश में आपका जब विरोधी नहीं रहेगा तो ये तो एकत्ववादी हो गया। आप सिर्फ जैसे सद्दाम हुसैन, जैसे गद्दाफी के जैसा अब राज करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो जरूरत भी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो ये रूलिंग पार्टी का भी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जब 2 MP था बीजेपी का, वाजपेयी जी और आडवाणी जी, तब भी तो उन लोग का बात सुना गया था। जब नेहरू जी का जब कैबिनेट था, आज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बोलता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस टाइम कांग्रेस, कुल मिलाकर ये कहना है आपका कि विरोधी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे विरोधी दल, उनको सम्मान मिलना चाहिए। चंपक कलिता जी, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपका आखिरी कमेंट होगा और इस बार हम चाहेंगे कि आप उर्दू में ही वो कमेंट पूरा करेंगे, क्योंकि आपकी उर्दू काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मैं आपने जो एक बार मेरे में बोला ना कि आज मैं गवर्नमेंट के पक्ष में बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं। मैं जब बोलता हूं संविधान के ताल्लुक से कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत करना बाकी है, इसका मतलब मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूं। क्योंकि जब हम लोग का 49 में संविधान तैयार हुआ था, 50 में हम लोग का एक्सेप्ट किया, तब हम लोग का 8 शेड्यूल था। अब संविधान में 12 शेड्यूल है। उसका लास्ट 12वां शेड्यूल 1992 में लिया गया। पंचायती राज हो, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ हो,
इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमने जो जितना भी आज बातचीत किया ये संविधान के ताल्लुकात किया है। और जब आप मुतनज़ा बना देंगे, अभी भूपेंद्र बड़ा जी का जो एकदम शुरुआती कमेंट था, उन्होंने यहां तक ईडी सीबीआई को छोड़ दीजिए, उन्होंने यहां तक बोल दिया कि इस भारत का सुप्रीम कोर्ट भी मोटिवेटेड है। अगर आप भारत को सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनज़ा बना देंगे तो हम कहां जाएंगे। इसीलिए भूपेंद्र बड़ा जी से, भूपेंद्र बड़ा का कांग्रेस का प्रिविलेज है, वो बोल सकता है, लेकिन मैं आम शहरी और यूडीएफ से मैं नहीं बोल सकता हूं। और हम संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तवक्को बहुत है उनसे। हम लोग का बहुत ज्यादा इच्छा है कि और करे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा यही कहना है कि संविधान के दायरे में अच्छा से रख रखाव कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट भारत के लिए, संविधान के लिए अच्छा मार्गदर्शन पहले भी था, दुनिया ने माना, जाना और आजमाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आखिरी कमेंट दर्शकों तक पहुंच गई और आपने बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। और इस कार्यक्रम को ख़त्म करने का अब समय हो गया है, लेकिन आखिर में यही कहना है कि संविधान कि में लिखे गए जो मौलिक अधिकार हैं वो सबके लिए लागू हैं और सबको मिलने चाहिए। ये बातें हम अक्सर अपने अधिकारों को लेकर कहते हैं, लेकिन उसमें एक और बात लिखी गई है, मौलिक कर्तव्यों का पालन भी अगर आम नागरिक करना सीख जाएं तो दूसरे नागरिकों को दिक्कत नहीं होगी। इसी संदेश के साथ आज इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।